हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सेकंड क्लास में सेकंड सेशन में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपका मैथ टीचर आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन को पढ़ाने एक बार फिर जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, यानी वो इक्वेशन जिसका डिग्री 2 यानी वो वेरिएबल डिग्री जिसका 2 हो, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, डिग्री जिसका 2 हो। तो इसका जनरल फॉर्म की हमने बात किया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल दैट इज 2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स 0 के बराबर होगा उस वक्त में इसका डिग्री खत्म हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इस सेकेंड लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, और इसमें लेंथ ऑफ द प्लॉट हमारे पास दिया है सिचुएशन जिसमें लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी लेंथ जो है एक ज्यादा है उसकी ब्रेथ पर ट्वाइस करने के बाद हमें निकालना है इसका लेंथ और ब्रेथ। फर्स्ट पहले तो हम इसमें करेंगे सिर्फ हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से, यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें इसका एरिया दिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर, और कंडीशन ये दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी ब्रेथ को ट्वाइस करना है और उस पर 1 मोर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करते हैं इसकी ब्रेथ को। लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। हमने इसका ब्रेथ को कंसीडर किया x मीटर, तो उस सूरत में लेंथ क्या होगा उसका, क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को ट्वाइस करना है, ब्रेथ को ट्वाइस दैट इज 2x प्लस 1, ये इसका लेंथ हुआ। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एरिया तो दिया हुआ है, एरिया हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ये 528। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास लेंथ जो है, जो हमने निकाला यहां पर है, दैट इज 2x प्लस 1, और ब्रेथ इज x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस प्लस x, फिर इसको हम ट्रांसपोज अगर करेंगे तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। जो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, एक सिचुएशन दिया था, उसका हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हमने इसमें लेंथ और ब्रेथ को निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले फिलहाल हम और एक सिचुएशन और एक क्वेश्चन को ले लेंगे, ताकि उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू के लिए हम थोड़ा सा बेहतर होने लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया है 2x स्क्वायर प्लस x
माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हम याद रखेंगे, फिलहाल इस पर रखेंगे। फिर अगला जो हमारे पास और एक सिचुएशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, इसको मैं आपके लिए रखता हूँ, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। मैं और एक सिचुएशन ले लूंगा और एक क्वेश्चन इसके हिसाब से। दैट इज a train travels a distance of 480 किलोमीटर। एक ट्रेन उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और उस क्वेश्चन के हिसाब से इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुआ, अभी हमें मालूम नहीं स्पीड क्या है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्पीड अगर उसका 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुआ, टाइम यानी कि ज्यादा लगेगा उस सूरत में, तो उस सूरत में क्या कह रहा है, इट वुड टेक 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उस सूरत में उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे इसको कवर करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि स्पीड किसके इक्वल होता है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और अगर हम यहां से टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि स्पीड जो डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर, तो टाइम हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने कंसीडर किया, फर्ज किया कि इस ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, देयरफॉर टाइम क्या हुआ, टाइम जो हमारे पास होगा दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस चूंकि हमारे पास 480 है तो हम लिखेंगे 480 बाय स्पीड, क्योंकि x है, दिस इज आवर टाइम। ये हो गई कंडीशन। अब क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन वो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड ऑफ द ट्रेन has been 8 kilometer per hour less. अगर if speed becomes 8 kilometer per hour less, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर फी घंटा से कम होता है, उस सूरत में यकीनन टाइम क्या होगा, देन टाइम हमारे पास क्या होगा, टाइम हमारे पास होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा 480, लेकिन जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड क्या होगा, कम होगा, x माइनस 8। ये हमारे पास टाइम हो गया है। टाइम सॉरी टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम टेकन जो हमारे पास 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। अब देखो जब इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो उस वक्त यकीनन टाइम क्या लग रहा है, टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो गया। तो इसका मतलब टाइम का जो डिफरेंस है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास टाइम का डिफरेंस आ गया। पहले टाइम कम लगेगा और बाद में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड जो है उसका कम हो गया इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम का हमारे पास जो डिफरेंस आ गया दैट इज 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। उसमें से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी पहले वाला जो टाइम दैट इज 480 डिवाइड बाय x, तो उसका डिफरेंस यकीनन 3 घंटे के बराबर है। तो अगर हम इसको हल करेंगे, हमारे पास इन दोनों का एलसीएम दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होगा हमारे पास x माइनस सीधा मैं जब करता हूं इसको मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, ओ सॉरी x स्क्वायर माइनस 8x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर हो गया जी 480x
और इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर हो गया -480x और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3840 आ गया और ये हमारे पास 3 के इक्वल हो गया। क्योंकि ये प्लस है माइनस कैंसिल, तो अब क्या होगा, अब हम हल करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस आ गया 3840 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू माइनस 3840। और इसको हम दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस सूरत में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3840 डिवाइड बाई 3, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 8x दैट इज इक्वल टू माइनस 3 1 3 3 2 6 24 0 ये आ गया। और इसको ट्रांसपोज करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू, इसको साइड शिफ्ट करेंगे तो उसमें प्लस आ जाएगा 1280 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला मिला, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसका दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी तरह से इसका और एक दो क्वेश्चन वो आप खुद कर सकते हैं। अब हम जाते हैं आगे बढ़ने के लिए कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो मैं लिख रखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। नाउ नेक्स्ट इज कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वो रियल नंबर जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस यानी इन जनरल क्या होगा, इन जनरल रियल नंबर इज द सॉल्यूशन of a quadratic equation if it satisfies the equation, the quadratic equation। अगर ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मिसाल फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि अल्फा एक रियल नंबर है, रियल नंबर, तो ये इसका सॉल्यूशन उस सूरत में होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसमें कंडीशन ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये अल्फा इसका सॉल्यूशन उस सूरत में होगा जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर हम इस एक्स की जगह पर अल्फा ले लेंगे, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि अल्फा इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है।
तो इसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री जो है इसका 2 है. अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसका एक सॉल्यूशन दिया है से अगर हमारे पास इफ x का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 है यानी 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं हम देखते हैं. तो किस तरह में इसका सॉल्यूशन होगा अगर हम इस 1 को इस x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड में मिसाल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. तो यहां x के लिए पर 1 करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज 1 प्लस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी इस राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. वैल्यू हमने x की जगह पर 1 लगाया तो इसका मतलब 1 जो है x इज इक्वल टू 1. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं या जीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है और समटाइम्स पोल्स ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है. तो ये एक तरीका है. अब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. ये तो ठीक है चलिए हमारे पास अभी हमने कहा कि कोई भी रियल नंबर फॉर एग्जांपल से अल्फा रियल नंबर है तो ये इसका सॉल्यूशन उस सूरत में होगा अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पर अगर ये रियल नंबर लगाएंगे और उसको अगर हम हल करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास 0 के बराबर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड अगर बराबर आ गया तब हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है. तो अगर हमने सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे. अब हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अभी हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरो ऑफ द इक्वेशन सेम है या समटाइम्स वी से पोल ऑफ द इक्वेशन वो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. इसके लिए एक मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड एक मेथड ये है. फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं यानी इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं. एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड. और दूसरा जो मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहां से हम निकाल सकते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे. पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड अब हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज चलिए मानते हैं हम हमारे पास हम एक क्वेश्चन ले लेंगे से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 जो कि आपकी बुक पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है. हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए निकालने की कोशिश करें. अब फैक्टराइजेशन से वैसे एलियर क्लास में भी आपने पढ़ा है 9 इवन 8 में भी फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं इसमें बाय स्प्लिटिंग
द मिडल टर्म, मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट अप करना है, उसको ब्रेकअप करना है, उसके दो हिस्से बनाना है। उस तरह से हम कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट अप करना है, उसका फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास यहां पर मिडल टर्म क्या है, दैट इज -3x। मिडल टर्म हमारे पास -3x है, और एक चीज एक्सट्रीम पे यानी कि साइड दोनों पे हमारे पास एक यहां पर x² और -10 है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, इस तरह से स्प्लिट अप करते हैं कि हमारे पास जो सम मस्ट बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। जो मिडल टर्म है उसके कोएफिशिएंट के बराबर हमारे पास सम आना चाहिए। जो हमने उसको ब्रेकअप करते हैं मिडल टर्म को, इस तरह ब्रेकअप करना है कि उसका सम जो है इस मिडल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर, यानी कि मिडल टर्म के बराबर, दैट इज -3। और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट हमारे पास मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम दोनों पे जो नंबर है, एक यहां पर x² इसका कोएफिशिएंट और यहां पर जो कांस्टेंट है, उन दोनों के मल्टीपल के बराबर प्रोडक्ट, दैट इज 1 इंटू -10, यानी कि -10 आ गया। 3 और सम आना चाहिए -3 और प्रोडक्ट आना चाहिए -10 के इक्वल। तो -10 को हम कैसे ब्रेकअप करेंगे? उसका फैक्टर करेंगे कि हमारे पास 10 किसके बराबर होता है? 2 इंटू 5, 2 5 10। अगर हम इस 10 की जगह पर 5 और 2 ले लेंगे, मिसाल 5 और 5 में से 2 निकालने पर हमारे पास, अब एक चीज याद रखना है, सम में आपको एक चीज याद रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना, या ऐड करके आना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि x², चलिए एक काम करते हैं, -x हम कॉमन निकालेंगे इस 3 की जगह पर। क्या हम 3 की जगह पर यहां पर 10 का जो फैक्टर निकाला 2 इंटू 5, दैट इज 5 -2 अगर हम करेंगे, अगर हम 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ गया। और एक चीज साइंस से हमें एक चीज फायदा हुआ यहां, ये भी एक चीज। और उसके बाद -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। सो x² -5x +2x -10 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रिग्रुपिंग करेंगे। रिग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पोर्शन में से x अगर कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालने पर यहां से x बचा और -5, और दूसरी तरफ से अगर हम +2 को कॉमन निकालते हैं, +2 को कॉमन निकालने पर यहां हमारे पास x बचा, 2 5 10। सो ये चीज आ गया कि एक हमारे पास यहां से x कॉमन निकाला, x -5, और दूसरी साइड से अगर हमने 2 कॉमन निकाला इस ग्रुप में, तो x -5। एक बार फिर इन दोनों की जगह कॉमन हम निकालते हैं, एक आ गया x -5 और दूसरा आ गया x +2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है इसके फैक्टर्स। अब एक चीज याद रखना है आपको कि फैक्टर और जीरोस, फैक्टर क्या हुआ, जिसको मल्टीपल करने पर हमारे पास 0 आना चाहिए। और अगर हम जीरोस की बात करते हैं, मसलन हमारे पास x -5 ये इसका एक फैक्टर है, तो यहां से 0 क्या आ जाएगा? अगर हम 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आइदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब आइदर ये 0 के बराबर होना चाहिए या ये वाला पोर्शन 0 के बराबर होना चाहिए। आइदर x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, एक ये आ गया 0 ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और दूसरी तरह से, और सेकंड कंडीशन में x +2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2। सो हमारे पास ये दोनों क्या आ गए, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको यहां पर पुट करके चेक भी कर सकते हो। इसके आगे आप खुद ट्राई करेंगे और अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।